साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। करीब 40-42 साल पहले 17 साल की उम्र में शादी हुई और शादी के तुरंत बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संन्यास लेकर आरएसएस ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उन्हीं के शब्दों में अगर कहा जाए तो 35-40 सालों तक उन्होंने भिक्षा मांग करके खाना खाया है। इस बीच वह संघ का प्रचार करते रहे, स्वयं सेवक के रूप में, संघ प्रचारक के रूप में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कभी नहीं बताते कि उनके परिवार में कौन था, है और कौन नहीं है। आपने महसूस किया होगा कुछ महीनों या 1 साल पहले कि प्रधानमंत्री जी भाइयों बहनों कर तो संबोधित करते ही थे देशवासियों को तमाम सभा सम्मेलनों में, लेकिन कुछ समय पहले परिवारजनों कह करके संबोधित करते थे। मेरे परिवारजनों से भाषण की शुरुआत करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संन्यास लेने के बाद आरएसएस में शामिल हुए और उसके बाद राजनीति में आए। राजनीति में आते ही उन्हें सफलता मिलने लगी और गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2002 में। 2002 से लेकर अब तक या तो वह प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री क्या संन्यास आश्रम में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं और एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आज हम उनके परिवार को समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी का परिवार कौन है, किसे वह अपना भाई मानते हैं, किसे वह अपना सबसे नज़दीकी मानते हैं। राहुल गांधी के शब्दों में कहा जाए तो हम दो हमारे दो। हम दो का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और हमारे दो का मतलब अडानी और अंबानी। इनके परिवार जन हैं, या यूं कहें कि परिवार जनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। इन्हें अगर देश बेचा जा रहा है और देश देख रहा है तो आज तक उस स्तर पर विरोध नहीं हुआ जिस स्तर पर होना चाहिए कि अपने परिवार जनों को देश बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6 महीने पहले बागेश्वर धाम पहुंचते हैं तो वहाँ के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई कहते हैं। पूरा देश सुन रहा था जब नरेंद्र मोदी, एक कथावाचक ढोंगी पाखंडी जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्राएं करता है, हिंदू राष्ट्र के लिए कस्में खाता है, खिलवाता है और अंधविश्वास पाखंड में देशवासियों को झोंकने के लिए हर प्रयास कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी का वह छोटा भाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी के मोटा भाई का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मोटा भाई कौन है आप समझ गए होंगे इशारों ही इशारों में कि मोटा भाई अमित शाह हैं, जो कि गुजरात से ही उनकी परछाई हैं
और उनके दाहिने हाथ के रूप में जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी अगर किसी पर भरोसा करते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो मोटा भाई उर्फ अमित शाह, जिसे देश के लोग, विपक्ष के लोग तड़ी पार भी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री के परिवार में शामिल होने वालों की कमी नहीं है। भारत के फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां और कुछ बॉलीवुड में काम करने वाली लड़कियां अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पापा यानी बायोलॉजिकल फादर कहें, तो क्या आप विश्वास कीजिएगा? आप सर्च कर लीजिए गूगल पर या ग्रोक पर, तो कम से कम 3 ऐसी लड़कियां हैं जो नरेंद्र मोदी को अपना पापा, अपना बायोलॉजिकल फादर मानती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन महिलाओं, लड़कियों की मां से निकट संबंध था? निकट संबंध का भी मतलब आप समझ गए होंगे। अभी थोड़े समय पहले कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया था जिसे मोदी की अय्याशी नाम दिया गया था। उसमें नरेंद्र मोदी किसी महिला के साथ न सिर्फ गुफ्तगू करते हैं बल्कि अंतरंग पल बिताते हैं। उसे मुख्यमंत्री भवन में बुलाया जाता है और वहाँ उसके साथ फ़ोटो लिए जाते हैं, बातचीत होती है। हालांकि कुछ बातें रिकॉर्डेड हैं, बहुत सी बातें रिकॉर्डेड नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को शक है कि उसने अपने फ़ोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन 2001 और 2 में सेलुलर फ़ोन का चलन उतना नहीं था जितना कि आज है। लेकिन हो सकता है कि वह महिला भी लखपति करोड़पति रही हो, उसके पास फ़ोन रहा हो, तो नरेंद्र मोदी उसकी जासूसी कराते हैं। बंगलौर की रहने वाली थी, आर्किटेक्ट थी, नाम था मानसी सोनी। एक आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा ने मुलाकात कराया था मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे नरेंद्र मोदी, उससे नज़दीकी बढ़ गई। कपिल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो इन्होंने दिल्ली के विधानसभा भवन में सार्वजनिक रूप से भाषण दिया और नरेंद्र मोदी के उस अय्याशी कांड का जिक्र किया। तो कांग्रेस ने उस वीडियो को जारी किया है जो भारतीय जनता पार्टी का आज का नेता कपिल मिश्रा ने कहा था, और जो मानसी सोनी के साथ इनका चक्कर चलता रहा है, उस वीडियो का खंडन नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं, किए भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल, गोदी मीडिया, कोई भी खंडन नहीं कर सका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश को परिवारजनों कहते हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि यह परिवारवादी पार्टी है, वंशवादी पार्टी है, पीढ़ी दर पीढ़ी नेहरू से लेकर, या यूं कहें मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरते हैं, और कांग्रेस की आलोचना के लिए नरेंद्र मोदी के पास सबसे बड़ा मुद्दा नेहरू है और दूसरा परिवारवाद है। तो जो नरेंद्र मोदी खुद पता नहीं कितने परिवार बना चुके हैं और पता नहीं कितने बाबा इनके भाई हैं, छोटा भाई है, मोटा भाई हैं, लेकिन जो इनका अपना परिवार है जहाँ से ये पैदा हुए हैं, गुजरात, उन लोगों से इनके संबंध नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई भी हैं, सगे भाई हैं,
प्रहलाद मोदी, उनकी बेटी ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी तो हमारे ताऊ हैं, बड़े पापा हैं, और बड़े पापा ने हमें यहाँ के लोकल चुनाव के लिए, म्यूनिसिपल के चुनाव के लिए टिकट अगर मैंने मांगा तो उन्होंने नहीं दिया कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लग जाएगा। और उस लड़की ने जो व्यथा व्यक्त किया, उससे लगता है कि नरेंद्र मोदी का परिवार इनसे नाराज है। आज से नाराज नहीं है, जब से इन्होंने गहनों की चोरी, जी हाँ, अपने ही घर में अपने ही घर की महिलाओं के गहनों की चोरी करके उसे बेच दिया। उस पैसे का क्या हुआ, कहाँ खर्च किए, कोई हिसाब नहीं। और जिस अमर उजाला अखबार ने प्रहलाद मोदी का इंटरव्यू ले करके इस चोरी कांड का खुलासा किया था, वही लगभग 2013-14 की बात है जब खुलासा किया था। उस अखबार की अगर आप एक कॉपी ढूंढना चाहें तो आपको नहीं मिलेगी। दैनिक अमर उजाला के का वह एडिशन, पूरा का पूरा एडिशन गायब करवा दिया। उसमें प्रहलाद मोदी ने आरोप लगाया था कि यह शख्स संन्यास नहीं लिया, बल्कि इसका घर निकाला हुआ था, घर से निकाल करके बहिष्कृत कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसने महिलाओं के गहनों की चोरी किया और फिर उसे बेच दिया और उस पैसे का कोई पता नहीं चला। अमर उजाला का यह इंटरव्यू मैंने पढ़ा था और हमें उसमें बहुत सारे तथ्य अभी याद हैं और काफ़ी कुछ मैंने बता भी दिया। तो नरेंद्र मोदी का परिवार इनसे नाराज है और यह बात सही है कि नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जब तक थी तब तक उनका भी उपयोग इन्होंने वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया। कैसे किया? आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब भी घर जाते थे, खास करके अपने जन्मदिन पर मां का पैर छूने, आशीर्वाद लेने, तो कैमरा टीम, गोदी मीडिया सब इनके साथ होता था। कैमरे के सामने मां से आशीर्वाद लेते थे और मां का पैर छूते थे। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने क्या, किसी छुटभइये नेता ने भी, मेयर का चुनाव लड़ने वाले किसी लोकल नेता ने भी नहीं कैमरे के सामने मां का इस्तेमाल किया वोट बैंक बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नोटबंदी करते हैं तो अपनी मां को भी, उस समय उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी, उनको भी बैंक की लाइन में लगा देते हैं, जिससे देश को लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां इतना गरीब हैं कि उनके पास 2000 रुपये भी नहीं हैं और 2000 रुपये बैंक में बदलने के लिए पुराने नोट वह लाइन में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी थी और अभी हैं, पेशे से अध्यापिका थी। 17 साल की उम्र में शादी हुई थी नरेंद्र मोदी और यशोदा बेन की। यशोदा बेन का कहना है कि शादी के बाद तुरंत हमारे पति हमें छोड़ करके चले गए। इसकी कसक उन्हें आज भी है कि अगर उनके पति होते तो उनका भी भरा पूरा परिवार होता। उन्हें 14,000 रुपये पेंशन मिलता है और उसी पेंशन से गुजारा होता है। लेकिन जब सोशल मीडिया का दबाव बढ़ा तो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई और पता चला है कि उन्हें जीवन यापन भत्ता भी दिया जाता है और देना चाहिए भी। अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आपकी पत्नी, जिसे आपने आज तक तलाक नहीं दिया है, परित्यक्ता है, अगर तलाक हो गया होता
तब आप जिम्मेदारी मुक्त थे, लेकिन परिवार अभी आपका है, आपकी पत्नी आपकी है। आप भले ही उससे मिलने ना जाते हों, लेकिन आपका दायित्व है कि उसे जीवन यापन के लिए धनराशि मुहैया कराएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने परिवारजन हैं, आज की तिथि में कोई खुश नहीं है। सबकी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा है कि वह ज़मीन से आसमान पर पहुंचना चाहते हैं, इतनी तरक्की, इतनी प्रगति करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सीढ़ी बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी शब्दों में उलझा करके, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषा में शब्दों को बोल करके वोटरों को पटाना, अपने लोगों को पटाना, इस कला में बहुत माहिर हैं, या तो आपको पता होगा ही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राहुल गांधी के सामने आते हैं तो तमाम तरह की पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। अभी तक वह नेहरू का नाम मिटाने का भरसक प्रयास करते रहे। 2014 में तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहने लगे थे। तो नेहरू को मुक्त करते करते, कांग्रेस को मुक्त करते करते अब महात्मा गांधी को मुक्त करने का मन बना लिया है। वही महात्मा गांधी जिसे आरएसएस ने 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियों से भून दिया था। नाथूराम गोडसे आरएसएस से भी जुड़ा था, हिंदू महासभा से भी जुड़ा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से जुड़ गए थे 17 साल की उम्र में, और अभी भी अपने को आरएसएस का प्रचारक कहते हैं। 2014 में याद कीजिए, जब जीत करके आए और प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी मां को याद किया था। बहुत भावुक हो गए थे, आपको वह वीडियो याद होगा। भावुक क्या, लगभग रोने लगे थे, आंसू आ गए थे जब उन्होंने कहा कि मेरी मां ने दूसरे के घरों में बर्तन मांजकर, झाड़ू पोछा लगा करके पढ़ाया लिखाया था, और आज मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार ने तो इनका साथ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री किसी के आभारी नहीं। अपनी मां तक को इन्होंने जिस तरह से सरेआम बेइज्जत किया, यह कह करके कि मैं अपनी मां की संतान नहीं हूं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मां के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ। एक मां के लिए अगर उसके गर्भ को चुनौती दी जाए और वह चुनौती उसका बेटा दे, तो उसके लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और कोई नहीं होगी। और वह शर्म देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने को साक्षात ईश्वर घोषित कर दिया। लोकसभा चुनाव के थोड़ा पहले और उसके बाद भी अपने को ईश्वर का अवतार मानने लगे, और इनकी पार्टी के जितने बड़े नेता, यहाँ तक कि मंत्री भी, इन्हें विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर दिए। राम मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख चंपत राय ने सबसे पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु की 11वीं पीढ़ी हैं, यानी विष्णु के 11वें अवतार हैं।
नरेंद्र मोदी, और खुद नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ईश्वर हूँ, तो पूरे देश को सदमा लगा था और आरएसएस प्रमुख को भी सदमा लगा था कि यह व्यक्ति जो गहना बेच करके पैसा हजम कर दिया, अगर अपने को ईश्वर मान रहा है तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसी बात सामने आई है। नरेंद्र मोदी के परिवारजनों में हम समझते हैं कि आज कोई भी खुश नहीं है। अगर उनकी माँ होती, 100 साल की होकर के उनका निधन हुआ, अगर वह होती और उनके सामने नरेंद्र मोदी कहते कि मैं अपनी माँ की औलाद नहीं हूँ, तो शायद वह आत्महत्या कर लेती। एक बेटा अगर उसे अपनी माँ के गर्भ को अपमानित करे तो उस माँ के लिए डूब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं और गांधी मुक्त भारत चाहते हैं, संविधान मुक्त भारत चाहते हैं और धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा पाले हुए हैं, और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर अगर वह हिंदू राष्ट्र की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं तो अपने परिवारजनों यानी देशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। और उनके परिवारजनों में अगर कोई है तो वह 90% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, इनके हिंदू राष्ट्र को पसंद नहीं करते हैं। जब नरेंद्र मोदी की पार्टी संविधान को ख़त्म कर देने की बात कहती है कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान ख़त्म कर देंगे, तब ओबीसी, एससी, एसटी का एक बड़ा धारा जो अंबेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है, वह नाराज हो जाता है और इनकी 303 सांसदों की सरकार को घुटनों पर लाकर 240 पे पहुंचा देता है। लेकिन अगली बार इससे कहीं बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वह धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र कहने लगे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर संविधान में नहीं लिखा गया है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना संविधान में लिखे भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो प्रधानमंत्री को चुनौती आज उन्हीं के लोग दे रहे हैं, उन्हीं के विचारधारा के, उन्हीं के संगठन के लोग दे रहे हैं, उन्हीं के परिवारजन दे रहे हैं, उन्हीं के गुजरात के उनके घर वाले दे रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग भी अब नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही रवैये से थक चुके हैं, पार्टी को झेलते झेलते। इसलिए पार्टी में और एनडीए गठबंधन में टूट फूट शुरू हो गया है। यह टूट फूट कब रुकेगा, कहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को भारत मुक्त नहीं कर सके, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त जरूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।